नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। सब लोग बहुत खुश हैं। खुशी का मौका है क्योंकि लगभग हम लोगों ने यूपीएससी, ईएसआईसी, ईपीएफओ, जेटीओ एग्जामिनेशन में लगभग 100% रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबके लिए मुझे पता है, यकीनन बहुत खुशी की बात है, परंतु यह सिर्फ एक पड़ाव है। हमारे लिए सफलता इससे एक कदम आगे है। और हमारे लिए हमारी असली खुशी जो होने वाली है वह उस दिन होने वाली है जिस दिन हमारा इतने सारे लोगों का नाम, जितने लोगों का नाम आज की सूची में आया है, इतने सारे लोगों का नाम इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल सूची में आए। तो आज जो रिजल्ट आया हुआ है उस रिजल्ट को लेकर के कुछ प्रश्न जो लगातार मेरे पास आप समूह के आ रहे हैं, उन प्रश्नों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आप सबके बेहद प्रिय संतोष सर हैं। और हम लोग आज कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो कि आप सभी लोग बराबर लगातार मुझसे पूछते चले जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न संतोष जी, जो सभी लोगों का ग्रुप में लगातार आ रहा है, वो ये कि वे सारे लोग जिन लोगों ने दोनों ही परीक्षाएं पास करी हैं, यानी कि जिनका नाम यूपीएससी ईपीएफओ की लिस्ट में भी है और यूपीएससी ईएसआईसी की भी लिस्ट में है, तो उन लोगों के लिए कट ऑफ किस तरह से निर्धारित होगा, ये इसके ऊपर जरा सा प्रकाश डालने का प्रयास करें। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको मैं बधाई देता हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं। और साथ ही यह अक्ष फाउंडेशन की जो टीम है जो लगातार दिन रात मेहनत कर रही है, मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं इस टीम का हिस्सा बनते हुए। और आगे बढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न के पहले मैं थोड़ा सा जो आंकड़े हैं उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, ईएसआईसी के लिए कुल 76 पोस्ट हैं और उसके लिए टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 490 हैं। और इस हिसाब से जो रेशियो है 1:6.5, लगभग 1:6.5 हो रहा है। इसी हिसाब से ईपीएफओ के लिए टोटल 86 पोस्ट हैं और उसके लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 349 है। और इसका जो रेशियो है ऑन एन एवरेज 1.4 है। कुल हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं टोटल 600 यूनिक कैंडिडेट्स हैं, अर्थात 400 239 239 कैंडिडेट जो हैं वो दोनों ही परीक्षाओं के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार से 251 केवल कैंडिडेट हैं जो कि केवल ईएसआईसी के लिए हैं, 110 कैंडिडेट्स हैं जो केवल ईपीएफओ के लिए हैं और 239 कैंडिडेट्स जो हैं दोनों पद के लिए हैं। इस प्रकार टोटल 600 कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, अब रह गई बात की मेरिट लिस्ट का इसका कैसे निर्धारण हो। देखिए, मेरिट के पहले जो हमारा मेन पड़ाव है वह है इंटरव्यू। तो मेरे ख्याल से अभी हम फोकस करें इंटरव्यू के लिए तो बेहतर होगा। अब कैसे इसका निर्धारण होगा, यूपीएससी द्वारा दोनों पदों के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा जिसमें जो भी चयनित कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा और एक ही इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं है कि, जहां तक मेरी जानकारी है जहां तक मेरी जानकारी है कि एक ही इंटरव्यू होगा, कॉमन इंटरव्यू होगा दोनों पद के लिए। और उसके आधार पर फिर से लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है दोनों में है तो मैं ऐसा संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि दोनों पद के लिए इंटरव्यू के समय आपसे प्रेफरेंस मांगा जा सकता है और उस के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जी संतोष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो एक आंकड़े आपने बताए कि लगभग 490 कैंडिडेट्स ईएसआईसी के लिए सेलेक्ट हुए हैं और 389 जो आपने संख्या बताई वह 349 तीन सौ 349। उनचास 349 जी, 349 कैंडिडेट जो है वह ईपीएफओ के लिए सिलेक्ट हुए हैं 86 पदों के लिए। तो इसको लेकर के क्या संभावना लग रही है कि जो कट ऑफ है, कहां तक का कट ऑफ जा सकने की संभावना है, जिसकी जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट की जहां पर हम बात करें, क्योंकि जैसा कि इसके नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि जो वेटेज रहेगा रिटेन टेस्ट का और इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वह 75 और 25 का वेटेज है। जैसा कि विदित है कि यूपीएससी देखिए, ने अभी कट ऑफ नहीं डिक्लेयर किया है, तो क्या संभावना लग रही है, कहां तक कट ऑफ जा सकने की संभावना
देखिए, अभी यह कहना बहुत मुश्किल होगा, हम जस्ट अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए कि जैसे कि अभी जो राइट अप जारी किया गया है यूपीएससी के द्वारा, उसमें क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि मार्क्स जो है एग्जाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डिस्प्ले किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो जब तक मार्क्स पता नहीं चल रहा है तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि जैसे कि अक्ष फाउंडेशन के माध्यम से हमने एक आंसर की जारी किया था, दैट वाज अनऑफिशियल आंसर की, बट उसका वही एक आंसर की है, इसके अलावा और कुछ आंसर की तो हमें मिला नहीं। उस आंसर की के आधार पर जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 200 मार्क्स जो है, मैं मान के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज 200 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है रिटेन के लिए। अगर कुल 200 के आसपास जिसका प्राप्तांक है, उनका मैं उम्मीद कर सकता हूं कि उनका अंतिम रूप से चयन हो सकता है, बशर्ते कि वह मेहनत करें और इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करें। जी, क्या संभावना है संतोष जी की अभी रिजल्ट जारी हुआ तो कितने समय के अंदर में यूपीएससी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को कॉल कर सकती है? बीच में कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि यह लेवल 6 की पोस्ट है और डीओपीटी के गाइडलाइंस के अनुसार लेवल 6 के पदों के लिए इंटरव्यू आवश्यक नहीं होता है, तो क्या कोई ऐसी भी संभावना बनती दिख रही है कि शायद इंटरव्यू ना हो, कॉल ऑफ कर दिए जाए, या फिर इंटरव्यू निश्चित तौर पे होंगे? और यदि होंगे तो कितना कितना समय, कितनी समय अवधि कैंडिडेट्स के पास में है उनके इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए? देखिए अभिषेक जी, मैं दो बातें यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि लेवल 6 नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है एज पर डीओपीटी गाइडलाइंस। लेकिन चूंकि ईएसआईसी और ईपीएफओ दोनों ही ऑटोनोमस संस्थाएं हैं और इनके पास ऑटोनॉमी है, और यूपीएससी ने अभी रिजल्ट जो डिक्लेयर किया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इंटरव्यू नहीं होगा। अब तो आप मान के चले कि इंटरव्यू 100% होना ही है, इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। रह गई बात कितनी जल्दी, तो यह यूपीएससी के केस में ये बहुत मुश्किल होता है अंदाजा लगाना। लेकिन जिस प्रकार हमने देखा कि आज 30वें दिन 20 अगस्त को परीक्षा का आयोजन हुआ था और आज 19 सितंबर को रिजल्ट जारी कर दिया गया, 30वें दिन रिजल्ट जारी कर दिया गया, वो भी ऑफलाइन पेपर था। तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत जल्द ही इंटरव्यू का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कैंडिडेट्स को कि कम से कम 30 दिन का आपके पास समय रहेगा। जब भी नोटिस जारी किया जाएगा तो लगभग 30 दिन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 दिन का समय दिया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए समय न जाया करते हुए अगर तैयारी शुरू कर दिया जाए तो बेहतर होगा। संतोष जी, एक लिस्ट स्क्रीन पे मैंने शेयर करी है, लिस्ट ऑफ कॉमन कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू फॉर बोथ 86 पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एंड ईपीएफओ एज वेल एज 76 पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन ईएसआईसी। ये जो सूची है जिसमें ऐसे कैंडिडेट्स का रोल नंबर है जिन्होंने दोनों ही एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, इसके बारे में क्या मतलब, क्या विशेष आप उल्लेख करना चाहेंगे? देखिए, ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं इनको एक ही इंटरव्यू अपीयर करने की आवश्यकता होगी। इन लोगों से प्रेफरेंस मांगा जा सकता है कि आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, ईएसआईसी में जाना पसंद करेंगे या ईपीएफओ में जाना पसंद करेंगे, और उसके हिसाब से अंतिम सूची जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसके अनुसार जारी किया जा सकता है। तो क्या होगा यदि किसी कैंडिडेट ने यदि ईएसआईसी ऑप्ट किया और उसने ईएसआईसी का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया परंतु ईपीएफओ का कट ऑफ उससे कम गया और उसने ऑप्ट नहीं किया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में उसे ईपीएफओ की सीट मिलेगी? जी देखिए, प्रेफरेंस मांगा जाएगा, यहाँ पर ऑप्ट करने वाली बात नहीं है। प्रेफरेंस जी। 1 और प्रेफरेंस 2, अगर एक प्रेफरेंस 1 के लिए आप चयनित नहीं हो रहे हैं तो प्रेफरेंस 2 के लिए आपका नाम जो है कंसिडर किया जाएगा। अगर दोनों में अगर कट ऑफ, दोनों का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, दोनों के कट ऑफ से आपका प्राप्तांक ओवरऑल मार्क्स जो है कम है, ऐसे केस में तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि अभी यानी कि रिजल्ट आउट होने से लेकर के और इंटरव्यू के बीच में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। सो यूपीएससी एक लिस्ट जारी करेगी, आने वाले समय में एक सूची जारी करेगी, जिस सूची में
जो भी कैंडिडेट्स जिनके पास आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी को सबमिट किया हुआ है, तो उस डॉक्यूमेंट्स में जो भी यूपीएससी को कमी नजर आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को किसी तरीके से पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यूपीएससी एक लिस्ट जारी करेगी और उसमें यूपीएससी उन सभी कैंडिडेट्स को मेंशन करेगी जो कि या तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और या फिर उनके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है। उस लिस्ट के अनुसार यूपीएससी आपको अपने रिप्रेजेंटेशन का एक मौका देगी कि ये कमी आपके डॉक्यूमेंट्स में है, आप ये डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी को भेजें। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी को भेज देंगे, एक निश्चित टाइम अवधि आपको दिया जाएगा, समय पीरियड दिया जाएगा, और उस समय अवधि के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स को भेजने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया, जिसकी कमी यूपीएससी के पास थी, अगर यूपीएससी आपके उस भेजे गए रिप्रेजेंटेशन से, उस डॉक्यूमेंट से संतुष्ट है, तो यूपीएससी रिजेक्टेड लिस्ट से निकाल करके आपका नाम सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू वाली लिस्ट में डाल देगी। और यदि आपके डॉक्यूमेंट से फिर भी यूपीएससी सेटिस्फाई नहीं है, तो स्टिल आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में रहेगा। उसके बावजूद आपको एक और रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाएगा कि ठीक है, अभी आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर एक फाइनल सूची जारी की जाएगी, जिस सूची के अनुसार आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसीलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार आप लोग अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। जिन लोगों ने अनुभव के आधार पर भरा है, वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र यूपीएससी के वेबसाइट के ऊपर जो अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के अनुसार तैयार कर लें। आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपसे संबंधित है, उन सर्टिफिकेट्स को अद्यतन करा करके तैयार कर लें। अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स तैयार करके रेडी रखें। जैसा कि अभी संतोष जी ने बताया कि 1 महीने के अंदर, चूंकि रिजल्ट जारी कर दिया गया है, इसलिए संभावना है कि बहुत जल्द यह सूची जारी हो जाए और बहुत जल्द आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। तो आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया की बात हमने आपको बता दी। अब प्रश्न ये आता है कि बहुत सारे बच्चों का हमारे पास में अभी मैसेज भी आ रहा है लगातार कि हम लोगों ने तो अपने आप से तैयारी करी थी और पेपर 1 में सिलेक्ट हुए हैं, या फिर जो लोग आरएपीसी का हिस्सा नहीं है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में हमारा जो यह पटल है अक्ष फाउंडेशन किस प्रकार से आपके लिए गाइडेंस या असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ एक ही, संतोष जी अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक्नॉलेज कीजिएगा प्लीज, कि इंटरव्यू के लिए जहां तक मुझे लगता है कि एक ही तरीका सबसे सटीक और सही है, और वो ये कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू करें। क्योंकि इंटरव्यू में आपका नॉलेज, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट को लेकर के नॉलेज है, वह लिखित परीक्षा में उसे उसको जांच लिया गया है। यह इंटरव्यू बेसिकली आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके पर्सनालिटी का परीक्षण किया जाना है। इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। मॉक इंटरव्यू जितना करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास सफल होने की संभावना रहेगी। हम लोग लगातार मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को संतोष जी ये समस्या और इस तरह की दुविधा भी आ रही है कि सर अभी तो एसएससी है, तो हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसी बीच में कैसे करें। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप एसएससी की तैयारी जिस प्रकार से कर रहे हैं जारी रखें, उसमें कहीं आपको किसी भी तरीके से उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ बीच में हम लोग शेड्यूल करेंगे, मॉक इंटरव्यूज करेंगे। राजभाषा से संबंधित नियम अधिनियम प्रावधान आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, उन्हें थोड़ा बहुत बीच में आपको रिफ्रेश करना है। हम लोग उसका भी शेड्यूल देंगे कि आपको कब क्या रिफ्रेश करना है, कब क्या पढ़ना है। और हम लोग निरंतर मॉक इंटरव्यू करेंगे। हमारा प्रयास यह रहेगा कि मॉक इंटरव्यू के जरिए आपको एक्चुअल इंटरव्यू से पहले इतनी बार आप इंटरव्यू दे लें कि आपके अंदर से इंटरव्यू को लेकर के जो एक कहते हैं ना कि एक जो इंटरव्यू का फियर फैक्टर होता है, वो बिल्कुल झिझक, दूर हो हाँ। जाए और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए। अभिषेक जी, मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने इन सभी को तैयारी कराया इसके लिए, रिटेन एग्जाम के लिए, जी भले ही रिटेन एग्जामिनेशन में राजभाषा नियम अधिनियम से संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं थे, परंतु अब उस समय जितना मेहनत इन्होंने किया है, जितनी जानकारी इनको दी गई है, वह मेहनत अभी रंग लाएगी। और मेरा एक सुझाव रहेगा सभी अभ्यर्थियों से, जो भी हमारे इस अक्ष फाउंडेशन के हिस्सा हैं, कि रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं। आप लोग अपने समय में उसको आप 2 बार 3 बार देखें, समझें। जो भी नियम अधिनियम से संबंधित, राष्ट्रपति का संकल्प से संबंधित, मतलब राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित जितने वीडियोज हैं, उसको एक बार आप लोग जरूर देख लें। उसके हिसाब से आपकी जानकारी अद्यतन हो जाएगी। आप एक बार अपडेट हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, और फिर
मॉक टेस्ट, जैसे कि अभिषेक जी आप बता रहे हैं, मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, उस मॉक टेस्ट का हिस्सा बनेंगे और यथासंभव हमारा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हमारे पटल से, हमारे इस फाउंडेशन के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अंतिम रूप से चयनित हों। बिल्कुल संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रश्न थे अभी तक, जो भी प्रश्न मेरे पास में आए, उन प्रश्नों का हम लोगों ने अधिक से अधिक निराकरण करने का प्रयास किया। फिर भी यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हम लोग इस परीक्षा का जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, इसके लिए एक डिटेल किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से हम लोग इसके लिए क्लासेस करेंगे और किस तरीके से हम लोग मॉक इंटरव्यू के सेशंस कंडक्ट करेंगे, वो हम लोग आगे फिर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज्यादा बधाई मैं स्पेसिफिकली देना चाहूंगा, कुछ लोगों के नाम में उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले हमारे हम सबके बहुत प्रिय, मेरे बहुत परम मित्र और आप सबके बहुत प्रिय संतोष आनंद सर हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा निरंतर इस यात्रा में। वह लगभग 1 से 1.5 महीने की जो यात्रा थी, जिसमें हमने दिन रात एक करके हम सभी लोगों ने तैयारी करी। आप लोगों की परीक्षाएं थी, हमारी नहीं थी, फिर भी हमने आपके साथ दिन रात जग करके तैयारी करी। तो संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निरंतर करुणानिधि तिवारी जी लगातार जुड़े रहे और आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। हमारे साथ निरंतर जयप्रकाश झा जी लगातार जुड़े, बहुत कम बार जुड़े, लेकिन जितनी बार भी जुड़े उन्होंने ज्ञान का एक अतुल भंडार हम सभी के साथ शेयर किया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस सफलता में कहीं ना कहीं उनका भी श्रेय जाता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट डॉक्टर राजीव रावत सर, जिन्होंने आखिर में अपनी एक प्रेरणा से आप सभी लोगों को एक इस तरीके से रास्ता दिखाया और आप लोगों को एक कह सकते हैं कि लास्ट मिनट जो पंच है, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव मुझे दिखा। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की मेहनत को बहुत बहुत मैं बधाई अगेन देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और आप लोग आज पहले स्टेज में सफल होकर खड़े हैं। पर सिर्फ यह एक पड़ाव है, आपको रुकना नहीं है। इस मेहनत को निरंतर जारी रखना है और हमें इसे एक फाइनल रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।